नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। योगी आदित्यनाथ ने ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बड़े नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड में उनके पैतृक गांव पंचूर में भी मनाया गया जश्न। 29 मार्च से होगा उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र। सरकार 4 माह के लिए लाएगी लेखानुदान। 3 दिन तक चलेगा विधानसभा का सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला। उच्च स्तरीय कमेटी तैयार करेगी ड्राफ्ट। और धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 27 मार्च को दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हजारों लोगों की मौजूदगी में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वहीं योगी आदित्यनाथ के लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का जश्न उनके पैतृक गांव पंचूर में भी मनाया गया। शपथ समारोह को देखने के लिए गांव के लोग उनके पैतृक घर में जुटे, जहां लोगों ने टीवी पर ही शपथ समारोह देखा। उनकी मां और भाइयों के साथ ही ग्रामीणों ने भी जमकर ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर फिर से होली खेली। योगी की बड़ी बहन शशि पयाल ने कहा कि उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उनके भाई ने पहले कार्यकाल में लोगों की सेवा की है, दूसरे कार्यकाल में भी वो उसी तरह से काम करेंगे। क्या कहेंगे आप? यही बोलेंगे कि मतलब जैसे आपने पिछली बार सेवा की वैसे ही मतलब इस बार भी ऐसे ही सेवा करते रहो और मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को प्यार प्रेम देना।
उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। ये सत्र 3 दिन तक चलेगा। सरकार लगभग 21,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान बजट पेश कर सकती है। नए वित्तीय वर्ष में राज्य के खर्च के लिए बजट को विधानसभा से अनुमोदन मिलना आवश्यक है। कम समय देखते हुए मंत्रिमंडल ने पूर्ण बजट के स्थान पर 4 माह के लिए लेखानुदान लाने का निर्णय लिया है। विधानसभा सत्र में लेखानुदान पर मुहर लगाई जाएगी। वहीं राज्य की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कल 11 बजे विधानसभा में होगा। अध्यक्ष पद के लिए कोटद्वार से भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक ऋतुभूषण खंडूरी ने नामांकन किया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड बहुमत को देखते हुए ऋतु खंडूरी का नया विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वे प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर हो सकती हैं। उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया था, उस पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का एक ऐसा राज्य है जिसकी संस्कृति और विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश के लिए सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा होने के कारण भारत के लिए इस राज्य का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए भी उत्तराखंड की भूमिका अहम है। यहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को देश की सुरक्षा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि इस धरती के कितने ही वीर सपूतों ने देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। यहाँ हर परिवार से कोई न कोई किसी न किसी रूप में सेनाओं के माध्यम से मातृभूमि की सेवा में जुटा है। हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी के घर का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के पिता है। वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सेना में जाकर या अर्धसैनिक बलों में, सेना में या अन्य किसी फोर्सों में जाकर अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी जो राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है। राज्य कैबिनेट में मंत्रियों को भले ही विभागों का बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन मंत्री एक्शन में नजर आने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी पेयजल आपूर्ति और सीवर समस्याओं के निराकरण के संबंध में अपने विधानसभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। अधिकारी को मैंने यहाँ पर बुलाया था और एक मेरा बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट मसूरी पेयजल योजना, जिसमें हम यमुना से पानी ला रहे हैं और जिसकी लाइन बिछाने से कुछ दिक्कत माल रोड के हमारे व्यापारियों को और वहाँ के निवासियों को हो रही है। इसी प्रकार बुरासखंडा पेयजल योजना एक जो कि पूरे वहाँ क्षेत्र की आबादी को फीड करती है, वो अन्य भी विधानसभा क्षेत्र की सारी योजनाओं पर
पेयजल और सीवर की योजनाओं पर अब चर्चा हुई। मैंने उनको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है कि इतने दिन के अंदर आप इन कामों को शुरू कर दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का धर्मनगरी हरिद्वार में 27 मार्च को एक दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति यहां दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये महामहिम राष्ट्रपति जी का 27 तारीख को यहाँ आने का कार्यक्रम है दिव्य प्रेम सेवा मिशन में, और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज उसी सिलसिले में हम और हमारे एसएसपी साहब और पूरी हमारी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम आई थी। हम लोगों उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहां पर कार्यक्रम होना है सारे रूट को और सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनके बारे में यहाँ के आयोजकों को और अपने अधिकारियों को बता दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल भी हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन के समय कुछ देर के लिए उनके आगमन के रूट को यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। यातायात को वैकल्पिक मार्ग से सुचारू किया जाएगा। परसों राष्ट्रपति महोदय का जो आगमन है उसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ट्रैफिक जिस रास्ते से फ्लीट गुजरेगा उस पर तात्कालिक तौर पर बंद कराया जाएगा। टोटल वहां पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए बंद रहेगा। बाकी यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने देख ली हैं। एएसएल टीम हमारे साथ चल रही है और हम लोग जो लास्ट में कुछ अगर थोड़ा बहुत कोई कहीं कमी बची हुई है तो उसको हम ठीक करवा लें। केंद्र सरकार निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रही है। निर्यात में वृद्धि के लिए एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का देश के सभी राज्यों में कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। पंतनगर में अपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भारत सरकार की ओर से आयोजित एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। FIO के क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने कहा कि उत्तराखंड संभावनाओं, विविधताओं और विशेषज्ञताओं का क्षेत्र है। इस योजना का लक्ष्य निर्यात, इस आयोजन का लक्ष्य निर्यात बढ़ाना है। इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपेक्स बॉडी है सारी काउंसिल्स की, सारी काउंसिल से मतलब अगर आप कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो, दवाई एक्सपोर्ट करते हो, हर एक प्रोडक्ट का एक काउंसिल है। सारी काउंसिल्स मिक्सअप होके FIO जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 35,000 मेंबर हैं ऑल ओवर इंडिया में, और ये हमारा एक ही लक्ष्य रहता है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये हमें कहा है कि हर उत्तराखंड में, यूपी में, पंजाब में, हिमाचल में, हर जगह एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव करिए। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिक्षेत्र हवालबाग में किसान मेले का आयोजन किया गया। साथ ही किसानों के 5 दिवसीय कृषि और तकनीकी प्रशिक्षण भी आज संपन्न हो गया है। किसान मेले में सभी 13 जिलों के किसानों ने प्रदर्शनी लगाई है। मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी वंदना ने किया। समारोह में संस्थान कृषक कैलेंडर व कृषि उन्नत प्रजाति का विमोचन भी किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित कृषि उत्पाद अनुकरणीय है। इससे अल्मोड़ा के किसानों को भी फायदा मिलेगा। जनपद के किसानों के लिए किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अन्य जनपदों के भी जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और उद्यानिकी में अच्छा कार्य किया है और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ सफलता की कहानियां उन्होंने स्थापित की हैं, उनको यहाँ अपने अनुभव शेयर करने के लिए बुलाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो जनपद के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कृषि की जो नवीन तकनीकें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने में काफी कारगर होंगे। चमोली जनपद से जड़ी बूटी प्रदर्शनी में शामिल महिला समूह की अध्यक्ष पिंकी देवी राणा ने कहा कि हम अपने समूह के माध्यम से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों से जड़ी बूटी एकत्रित कर लाते हैं, जिसे समूह ने आत्मनिर्भरता के रूप में अपनाया है। हम लोग यहाँ किसान मेले में आए हुए हैं अल्मोड़ा में। इस मेले में हम लोग अपने स्टॉल में अपने बनाए हुए चीज, अपने हाथों से बनाए हुए चीजों को लेके आए हुए हैं बेचने के लिए।
हाथों से अब धूप बत्ती हो गया, धूप हो गया, काला जीरा हो गया, जो हम अपने घर से ले आ सकते हैं या अपने पहाड़ों से, जंगल से इकट्ठा करके लाते हैं। फिर इसको लाने का ये मकसद है कि यही हमारी आजीविका है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर से आए किसान महेश चंद ने कहा कि वो कृषि अनुसंधान संस्थान से लोह स्याही, हल व तकनीकी उपकरण लेकर खेती कर रहे हैं। उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की सराहना की। बागेश्वर से किसान समूह के साथ मेले में आए संतोष कुमार ने कहा कि किसान मेले को लेकर किसानों में काफी उत्साह है। हमको सरकार द्वारा जो है किसान सम्मान निधि जो दी गई, मैंने उस पैसे को इकट्ठा करके उससे एक पावर टिलर खरीदा है। थोड़ा पैसा अपना लगाया, थोड़ा उससे लगाया। मैंने उससे अपनी आय दुगुनी नहीं तिगुनी करी है। और ये मैं सभी किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमको किसान सम्मान निधि मिलती है, उस पैसे को हम इकट्ठा करके उसमें थोड़ा बहुत और मिला के एक पावर टिलर खरीदें, या यहाँ पर कितने यंत्र आए हैं इनको खरीदें, तो इससे हमारी आय जो है काफ़ी बढ़ सकती है। सरकार तो दुगुनी कर रही है, हम तो कह रहे हैं कि तिगुनी चौगुनी भी हो सकती है। वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने और जंगल की आग गांवों तक न पहुंचे, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल बर्निंग का काम शुरू कर दिया गया है। टिहरी वन प्रभाग की पहल पर भिलंगना ब्लॉक के नैलचामी पट्टी के अंतर्गत सेमल ढाबसौर में वन कर्मियों ने फायर लाइन तैयार कर ली है। अनुभाग अधिकारी रविंद्र नैथानी ने कहा कि वनाग्नि रोकने के लिए विभाग के साथ ही ग्रामीणों की भी इसमें अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि वनों में आग लगने पर तत्काल सूचना देने की अपील की गई है। रोहचक में जो पैदल मार्ग पड़ता है ऊपर से तुम्हारे सेमल तक, इसके चारों ओर, दोनों ओर जो है कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया गया है, और ताकि जो है यहाँ चक में आग न आए और लोगों के जो है बाड़े भी सुरक्षित रहे, और ताकि यहाँ से लोग अगर बाड़ी जलाते भी हैं तो ऊपर जंगल को आग नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो है कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया गया है। मानपुर कोटद्वार में महिला रामलीला आयोजित की गई, जहां रामलीला के सभी पात्र महिलाएं हैं। सिद्धबली नारी शक्ति रामलीला समिति की ओर से आयोजित महिला रामलीला को लोगों का खूब सहयोग मिल रहा है। समिति की अध्यक्ष और परशुराम की पात्र मालती गौड़ का कहना है कि इस आयोजन में महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। महिलाओं को अपनी क्षमता परखने का भी अवसर मिला है। रामलीला का मंचन किया जा रहा है, और जब हम यहाँ जन सैलाब देख रहे हैं, अपनी क्षेत्रीय जनता का प्यार देख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अब लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, और सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन हो रहा है, सभी भाई लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इस चरित्र को हमें घर घर तक पहुँचाना चाहिए। वहीं लक्ष्मण का अभिनय कर रही अजीता का कहना है कि हम पहली बार रामलीला में अभिनय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस आयोजन के तुरंत बाद हमारा दूसरा मंचन है। लक्ष्मण का अभिनय कर रही हूँ और हम पहली बार ये रामलीला कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारी पूरी जनता भी हमारा सहयोग कर रही है। और इसके बाद हनुमंती में हमारा वहाँ पर रामलीला का मंचन होने वाला है, तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारा उत्साह बढ़ाने वहाँ पे भी आएगा। दर्शक भी महिलाओं के अभिनय से काफी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि ये एक बेहतरीन आयोजन है। महिलाओं ने बिना पुरुष पात्रों की सहायता से ही शानदार आयोजन किया है। रामलीला बहुत अच्छी हो रही है, और यहाँ जो रामलीला का जो देखने को मिल रहा है, महिलाओं की तरफ से बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। रामनगर वन प्रभाग की फतेहपुर रेंज में पिछले 3 महीने से आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर बाघ की तलाश जारी है। हालांकि अब तक वन विभाग को कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। कुछ दिन पहले आदमखोर बाघ की तलाश के लिए ट्रैप कैमरा और पिंजरे भी लगाए गए थे। ट्रैप कैमरा में बाघ नजर तो आया है, लेकिन लोकेशन नहीं मिल पा रही है। अब रामनगर वन प्रभाग की फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ की तलाश के लिए कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन से आशा और गोमती नाम की हथनियों की मदद ली जा रही है। डॉक्टर और ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम हथनी पर सवार होकर सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। 2 हाथियों के द्वारा इस सर्च अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम हाथियों में बैठ करके जंगल, झाड़ी और नदी नालों के किनारे सर्च अभियान कर रही है, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिली। 6 पिंजरे लगाए गए हैं हमारे द्वारा, जो कि एक्टिव हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पिंजरे में टाइगर नहीं आया है। और कैमरा ट्रैप में 2-3 बार देखा गया है, उसकी लोकेशन ट्रेस की गई है। उसी आधार पर हम हाथियों की गश्त करवा रहे हैं।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।